कैविटी के बारे में कि एयर जो है नोज के थ्रू इंटर किया, नोज के बाद क्या होगा, तो जैसे ही नॉस्ट्रिल में एयर इंटर किया, नॉस्ट्रिल्स के अंदर ही खाली जगह है जिसका नाम है नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी जो है, नेसल कैविटी के अंदर मौजूद है हेयर, और साथ ही साथ एक लिक्विड मौजूद है जिसका नाम है म्यूकस। ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, तो जो एयर हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं उसको क्लीन करेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्यूरिफाई करेगा। क्लीन करेगा या प्यूरिफाई करेगा कौन, तो हेयर्स, जो छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं, और म्यूकस जो मौजूद होता है, जो विस्कस मटेरियल होता है, एक स्टिकी लिक्विड होता है जो हमारे नोज से सीक्रेट होता है। इसके बाद एयर आगे बढ़ता है, एयर आगे बढ़ता है, पहुंचता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो होता था वो फूड पाइप का और विंड पाइप का कॉमन ओपनिंग होता था, और विंड पाइप का जो सिर्फ ओपनिंग होता था उसको हम लोग बोलते थे ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ ओनली द विंड पाइप इज नोन एज द ग्लॉटिस। जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलता था उसको बोलते थे हम लोग फेरिंग्स, और जहां से सिर्फ विंड पाइप का ओपनिंग है उसको बोलते थे ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप कवर लगा हुआ होता है, और उस फ्लैप कवर का नाम हम आपको बतलाए थे एपिग्लॉटिस। यही एपिग्लॉटिस का काम, फंक्शन बतलाए थे हम आपको कि एपिग्लॉटिस क्या करता है। तो जब भी हम लोग फूड को निगल रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारे विंड पाइप को वो कवर कर देता है, ढक देता है, ताकि जो फूड है या वाटर है हमारे विंड पाइप में इंटर ना करे। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑर्गन के बारे में जानना है जिसका नाम होता है लैरिंग्स, द नेम ऑफ विच इज लैरिंग्स। लैरिंग्स का एक और नाम दिया गया है, इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। दिस इज द साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स ऑफ द आवर बॉडी। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहने के पीछे का लॉजिक क्या है इसका, क्योंकि लैरिंग्स में ही दो ठो कॉर्ड होते हैं जिनका नाम होता है वोकल कॉर्ड। दे आर सेड एज वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स में ही हमारा आवाज प्रोड्यूस करने का वाइब्रेशन से कैपेबिलिटी होता है। यही वो वोकल कॉर्ड है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। और वोकल कॉर्ड मौजूद कहाँ पर होता है, तो लैरिंग्स में मौजूद होता है। मतलब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड देयर मस्ट बी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का होना जरूरी है, और वो वाइब्रेशन हमारे होता है वोकल कॉर्ड में। और वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस सम साउंड, तभी हम कोई साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और वोकल कॉर्ड कहाँ पर मौजूद होता है, तो वोकल कॉर्ड मौजूद होता है, दो ठो होता है वोकल कॉर्ड, मौजूद होता है लैरिंग्स में। और इसलिए लैरिंग्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स का नाम दिया गया है। दिस इज नेम्ड एज द वॉइस बॉक्स और द साउंड बॉक्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद हम लोग को जानना था कि इसके बाद जो एयर है वो इंटर करेगा हमारे विंड पाइप में, और हमारा जो विंड पाइप है जिसको और किस नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप और ट्रैकिया। विंड पाइप को और हम और जानते हैं ट्रैकिया के नाम से। तो ये जो हमारा विंड पाइप या ट्रैकिया है ये बना हुआ होता है सेमी सर्कुलर कार्टिलेजनस रिंग से। मतलब इसका समझिएगा कि कार्टिलेजनस रिंग क्या है। अगर कभी आप चिकन वगैरह खाए होंगे तो उसमें एक ऐसा आता होगा पार्ट चिकन का जो कि उसका नेक एरिया है, तो नेक एरिया में ऐसा ही रिंग रिंग जैसा वहां पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो रिंग वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वही जो होता है वो विंड पाइप या ट्रैकिया कहलाता है। और ये बना हुआ है किस चीज से, तो ये बना हुआ है सेमी सर्कुलर, जो आधा सर्कुलर है, और कार्टिलेजनस रिंग्स।
कार्टिलेज के बारे में हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज के बारे में पढ़े थे कि बोन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, बट बोन के जैसा ही हार्ड ना हो करके फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि हमारे ईयर में या नोज में जो बोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट्स नॉट बोन, एक्चुअली में जो है वो है कार्टिलेज है। तो वैसा ही कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर जो है मौजूद होता है यहाँ पर हमारे विंड पाइप में। कार्टिलेजनस रिंग मौजूद होता है और इसका फंक्शन क्या होता है तो जरा समझिएगा कि अगर ये बिल्कुल जो है नॉर्मल पाइप की तरह होता तो जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं अंदर, उसके बाद सांस बाहर छोड़ते हैं, जैसे ही एयर इससे बाहर निकलता तो समझिए कि अगर कोई पाइप से हवा बाहर निकल जाए तो जो पाइप है वो बिल्कुल उसका जो वॉल्स है वो आपस में ऐसे चिपक जाएगा। जो उसका पाइप का वॉल्स है वो आपस में ऐसे कोलैप्स कर जाएगा, चिपक जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो श्रिंक कर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा हम लोगों को, अगर ऐसा हमारे बॉडी में होता तो उससे बचा लेता है हमारा ये जो स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कार्टिलेजनस रिंग्स, और ये बना हुआ है हमारे विंड पाइप या ट्रैकिया में। इसके बाद इससे हमको फायदा क्या मिला कि इससे हमको हमारा जो वॉल्स ऑफ ट्रैकिया है, वॉल्स ऑफ विंड पाइप है, वो कोलैप्स नहीं करेगा। इसके बाद एयर आगे बढ़ेगा और एयर आगे बढ़ेगा और इंटर करेगा हमारे कहां पर, तो इंटर करेगा हमारे लंग्स में। हमारा जो लंग्स है वो दो ठो, यहाँ से विंड पाइप से दो पाइप निकलता है जिसका नाम है ब्रोंकस, उससे जुड़ा हुआ है दोनों तरफ एक एक लंग्स। और लंग्स के जस्ट नीचे एक डोम शेप्ड ऑर्गन है, एक डोम शेप्ड मसल है जिसका नाम है डायाफ्राम मसल। द नेम ऑफ इट इज डायाफ्राम मसल। और जब ब्रोंकस अंदर इंटर करेगा तो ये बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर जाएगा और हर एक पार्ट को ब्रोंकियोल बोलते हैं। हर एक ब्रोंकियोल जो है एक एक ठो बलून जैसा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहेगा जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर वर्ड होता है एल्वियोलस। एल्वियोलस का प्लूरल वर्ड है एल्वियोलाई। ये बहुत सारा न्यूमरस स्ट्रक्चर ऐसा होता है हमारे बॉडी में, लगभग दोनों लंग्स मिला करके 3 × 10⁸ यानी कि लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा, 30 करोड़ के आसपास मान के चलिए मौजूद होता है एल्वियोलाई। हम सबका ऑर्गन का नाम बता रहे हैं। दिस ऑर्गन, इसका नाम है, दिस ऑर्गन इज नोन एज ब्रोंकस। इसको कहा जाता है ब्रोंकस, जिसका प्लूरल वर्ड होता है ब्रोंकाई। जैसे रेडियस का प्लूरल रेडियाई पढ़े थे, वैसे ही ब्रोंकस का प्लूरल होता है ब्रोंकाई। यहाँ पर ये जो छोटा छोटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब ब्रोंकस अंदर इंटर किया तो छोटा छोटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल, जिसका प्लूरल हो जाएगा ब्रोंकियोल्स। पहले था ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ये दो ठो है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, और उससे आगे बढ़ा तो कन्वर्ट हो गया ब्रोंकियोल में। और हर एक ब्रोंकियोल जो है इस तरह से एक बलून जैसा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। यही बलून जैसा स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है एल्वियोलस। एल्वियोलस, एल्वियोलस, जिसका प्लूरल वर्ड हमको जानना है, इसका प्लूरल वर्ड होता है एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई जो है बलून जैसा स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी में ढेर सारा है, हमारे लंग्स में बहुत सारा है, एल्वियोलाई मौजूद होता है। और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे एक मसल होता है जो कि इनवॉलंटरी मसल है, जिसका नाम होता है डायाफ्राम मसल। डायाफ्राम मसल। इनवॉलंटरी कहने का मतलब कि हमारे कंट्रोल वाला मसल नहीं है, ये अपने आप फंक्शन करते रहता है, ये हमारे कंट्रोल का बाहर है, इसलिए इसको इनवॉलंटरी कहा गया। हम लोग इनवॉलंटरी कहते थे वैसे मसल को जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और ये जो पूरा ऑर्गन है, ये पूरा ऑर्गन जो हमारे दिख रहा है, लंग्स का एरिया,
ये पूरा रिब केज से ढका हुआ होता है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन बना हुआ होता है, किस चीज का? तो प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ होता है रिब केज। रिब्स का एक पिंजड़ा जैसा केज के जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिब केज। दैट ऑर्गन which is protecting our delicate membranes, delicate organs like lungs, that's known as rib cage। और ये पूरा जो खाली जगह है हमारे चेस्ट में, इस चेस्ट कैविटी को एक नाम दिया गया है, चेस्ट कैविटी बोलते हैं इसको, या चेस्ट कैविटी इज ऑल्सो नोन एज थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक का स्पेलिंग CIC भी होता है, नहीं तो XIC भी होता है। ये जो पूरा जो हमारा लंग्स है, ये हमारे थोरैसिक कैविटी पार्ट में है, मतलब जो चेस्ट वाला पार्ट है। कैविटी देखो किसको बोलते थे? कैविटी बोलते थे हमारे बॉडी में जो खाली जगह होता है ऑर्गन्स को रखने के लिए। तो ऑर्गन्स के लिए जो खाली जगह है वो है कैविटी। तो जो चेस्ट एरिया में जो खाली जगह है ऑर्गन्स के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी का ही दूसरा नाम है थोरैसिक कैविटी। चेस्ट कैविटी इज ऑल्सो नोन एज थोरैसिक कैविटी। तो अब एक एक करके सबका फंक्शन समझते हैं। यहाँ से एयर इंटर किया, उधर हम लोग पढ़े कि नोज के थ्रू इंटर किया नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल से आगे बढ़ा नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी में, वहां पर हेयर और म्यूकस थे, वहां पर एयर को क्लीन किए, कुछ डस्ट पार्टिकल जो था वहां पर म्यूकस से स्टिक कर गया, कुछ जो है हेयर उसको रोक दिया। उसके बाद आगे पढ़ा, वहां पर लैरिंग्स था, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होता है, जो कि हमारे बॉडी का साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। इसके बाद एयर किया आगे बढ़ा, वहां पर ग्लॉटिस था, ग्लॉटिस जो कि हमारे विंड पाइप का ओपनिंग है, विंड पाइप का जो ओपनिंग है यही हमारा किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। सो इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप कवर लगा हुआ होता है, जिसका नाम बतलाए थे हम आपको एपिग्लॉटिस। इसके बाद हम लोग को जानना था आगे ब्रोंकस बस क्या किया। तो जो ही हमारा ट्रैकिया है, विंड पाइप है, जो कि बना हुआ है कैसा? तो सेमी सर्कुलर कार्टिलेजनस रिंग्स से बना हुआ है। सेमी सर्कुलर कार्टिलेजनस रिंग्स कहने का क्या मतलब हुआ? कि इसमें कार्टिलेज है, जो हमारा फ्लेक्सिबल बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये सेमी सर्कुलर है, इससे फायदा क्या मिल रहा है जरा समझिएगा। कि इस तरीके से इसमें जाकर कैसे रिंग हाफ रिंग के जैसा है। तो हाफ रिंग होने से फायदा क्या है कि जब इसमें से एयर बाहर भी निकल जाएगा तो जाकर को पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करेगा, वो अभी भी अपना शेप को मेंटेन रखेगा, वो बिल्कुल जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे चिपक नहीं जाएगा वापस में। इसके बाद विंड पाइप दो पार्ट में आगे कन्वर्ट हो जाता है, ईच पार्ट इज नोन एज ब्रोंकस, और इसी का प्लूरल वर्ड कहलाता है, इसी का प्लूरल वर्ड है ब्रोंकाई। दोनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे ब्रोंकाई, इसको और इसको दोनों को एक साथ बोलेंगे ब्रोंकाई, एक अकेले को बोलेंगे हम लोग ब्रोंकस। ब्रोंकस इंटर किया हमारे लंग्स में, लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। देयर इज अ मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स, लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। और यह मेम्ब्रेन जो है हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। इसके अलावा और प्रोटेक्शन के लिए तो रिब केज तो था ही, इसके अलावा लंग्स पर भी एक लेयर बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब आगे जानना है कि एयर जो है इंटर किया, तो पहले इंटर किया ब्रोंकस में, ब्रोंकस के थ्रू जाएगा ये जो छोटा छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसका नाम हम अभी बतलाएं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में एयर इंटर करेगा, और हर एक जो ब्रोंकियोल है वो आगे जाके जुड़ा हुआ है बलून जैसा स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोल रहे हैं। प्लूरल वर्ड है एल्वियोलाई, सिंगुलर इसका एल्वियोलस है। तो ये आगे जाके एल्वियोलाई से जुड़ा हुआ है। यही एल्वियोलाई में जो है ऑक्सीजन वाला एयर जो हम लोग
ब्रीद इन करेंगे वो आकर के भर जाएगा। और इसमें आपको एक क्वेश्चन होगा कि एल्वियोलाई जो हमारा है उसका फायदा क्या है, एल्वियोलाई जो इतना बना हुआ है हमारे लंग्स में उसका फायदा क्या है। तो एल्वियोलाई का फायदा है कि जैसे विलाई हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन में कि वो बढ़ा देता है सरफेस एरिया को, इन द सेम वे जो एल्वियोलाई है वो भी हमारे सरफेस एरिया को लंग्स में बढ़ा देता है। और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो फास्टर हो जाता है। इस टॉपिक को भी हम लोग इसी चैप्टर में आगे फिर से पढ़ेंगे। अभी जानना है कि हम लोग में ब्रीद इन और ब्रीद आउट कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है हमारे बॉडी में। तो डायफ्राम मसल के बारे में पढ़ना है कि डायफ्राम मसल जो है थोरैसिक कैविटी जहां पर खत्म होता है, चेस्ट कैविटी जहां पर समाप्त होता है, और एब्डोमिनल कैविटी जहां से शुरू होता है। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि स्टमक वाला रीजन जहां से शुरू होता है, वहीं पर एक ऐसे डोम शेप्ड मंदिर का जैसा गुंबद होता है वैसा ही शेप का एक हमारा इनवॉलंटरी मसल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डायफ्राम मसल। और यही डायफ्राम मसल जो है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अभी इसका नॉर्मल शेप्ड है, डोम शेप्ड, अभी क्या करेगा तो अपना शेप को चेंज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, दिस विल बी फ्लैट। ऐसे इसका जो शेप है ऐसे सीधा हो जाएगा, जो पहले ऐसे था डोम शेप्ड था, इसका शेप ऐसे फ्लैट हो गया, मतलब यही जो है ऐसे नीचे आ जाएगा। और इसी पे जो डायफ्राम है इसी पे टिका हुआ है हमारे लंग्स। तो लंग्स का साइज, लंग्स बना हुआ होता है कॉन्ट्रेक्टाइल मसल से, वैसा मसल जो अपना शेप चेंज कर सके। तो लंग्स इसी पे टिका हुआ था, तो लंग्स भी नीचे की ओर ऐसे बढ़ जाएगा यहाँ तक जहां तक ई चला गया डायफ्राम, तो इसका भी साइज बढ़ गया। उसी प्रकार से इधर लंग्स का भी, इसका भी साइज ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ये आगे बढ़ेगा तो लंग्स का साइज इंक्रीज कर जाएगा, लंग्स ऐसे नीचे की ओर आ जाएगा। अब समझिएगा कि अगर लंग्स का साइज इंक्रीज कर गया है तो क्या होगा। लंग्स का साइज इंक्रीज कर गया मतलब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए पाइप से पानी को ऐसे दूर फेंकना होता है आपको, तो पाइप का कुछ एरिया को आप दबा देते हैं तो जिससे जगह कम हो जाता है पाइप का ओपनिंग का, तो पानी दूर तक जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ जाता है। वॉल्यूम घटा दिए तो प्रेशर बढ़ गया, एरिया घटा दिए तो प्रेशर बढ़ गया। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तब एरिया बढ़ जाएगा, तब जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो घट जाता है। तो यहाँ पर जो है वो प्रेशर घट जाएगा, क्यों? क्योंकि लंग्स का साइज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायफ्राम मसल था जो पहले ऐसे डोम शेप्ड था नॉर्मली, वो फ्लैट हो गया। ये अपने आप होते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है हमारा डायफ्राम मसल। यह एक इनवॉलंटरी मसल है, नॉन वॉलंटरी मसल है, ये हमारे कंट्रोल वाला मसल नहीं है। ये अपने आप जो है ऐसे नीचे की ओर आ गया, फ्लैट शेप हो गया। इसका फ्लैट शेप हुआ तो उसी पे हमारा था, हमारा लंग सिचुएटेड था, दोनों लंग सिचुएटेड था हमारा डायफ्राम मसल पे। तो जैसे ही डायफ्राम मसल नीचे की ओर आ गया तो हमारा लंग्स का साइज भी क्या हो गया, तो इंक्रीज कर गया। अब अगर लंग्स का साइज इंक्रीज कर गया तो उससे क्या होगा, तो लंग्स का साइज इंक्रीज करेगा तो इसका प्रेशर घट जाएगा, द प्रेशर विल डिक्रीज। और हम लोग पढ़े हैं कि एयर मूव करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो एयर अपने आप जो हमारा बॉडी का बाहर एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा हमारे बॉडी से, तो हमारे बॉडी के अंदर एयर इंटर करने लगेगा, नोज, नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, ग्लॉटिस, ये सब विंड पाइप, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल होते हुए ये सारा एयर आकर के लंग्स में इंटर किया। और लंग्स के कौन से पार्ट में जाकर के एयर जमा होगा, तो जो बलून जैसा स्ट्रक्चर जो एयर के जमा होने के लिए बना हुआ है, इसमें जाके बलून लाइक स्ट्रक्चर में जा करके एयर जमा हो जाएगा।
यानी कि एल्वियोलाई में एयर जाके जमा हो जाएगा। कैसा एयर? तो जिसमें ऑक्सीजन है मिला हुआ, जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर है, जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो हमारा इंटर कर गया। यही है हमारा इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो डायफ्राम मसल है कॉन्ट्रैक्ट किया। हम लोग बोलेंगे कि ब्रीदिंग का जो पहला पार्ट है इंस्पायरेशन, उसका होने का वजह क्या है? सो व्हेन आवर डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, द शेप ऑफ इट्स changes from dome shaped to flat shape, due to which the volume of lungs increases. And when the volume of lungs increase, what happens? The pressure will decrease. Pressure जो है वो घट जाएगा, due to which the oxygen rich air will enter into our lungs. lungs में इंटर कर जाएगा। यही है इंस्पायरेशन, मतलब सांस लेना। फिर से क्या होगा यहाँ पर? तो वंस अगेन ये फिर से रिलैक्स करेगा, डायफ्राम मसल अपने वापस अपने शेप को रीगेन कर लेगा। यानी कि जैसा ये फ्लैट शेप हो गया था वैसे अपना शेप नहीं रखेगा हमेशा, ये फिर से अपना ओरिजिनल वाला शेप को ले लेगा, यानी कि डोम शेप्ड जैसा हो जाएगा। और फिर से जब ये डोम शेप्ड होगा तो ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो लंग्स का साइज फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये जो बढ़ गया था पार्ट ये फिर से घट जाएगा और अपना नॉर्मल शेप हो जाएगा। लंग्स का नॉर्मल शेप हो जाएगा, यानी कि पहले से डिक्रीज करेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा तो अब इसका लंग्स के अंदर का प्रेशर गया बढ़, लंग्स के अंदर का प्रेशर हो गया ज्यादा। अब क्या होगा कि लंग्स में जो एक्स्ट्रा एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, वो जो है इससे बाहर निकल जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सहेलेशन। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। वंस अगेन वी रिपीट, हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो सांस लेते हैं इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, उसको एक साथ बोलते थे हम लोग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म बताइए कि किस तरह से ब्रीदिंग हो रहा है हमारे बॉडी में, इसका मैकेनिज्म बताया जाए। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग बोलेंगे कि our lungs are situated on diaphragm muscle which is dome shaped. When it contracts, it becomes flat shaped, due to which the volume of lungs increases. The volume of lungs increases and the pressure inside the lungs decrease, due to which the air from atmosphere enter into our lungs through nose, nostril, windpipe, glottis, etc. It enters into our lungs. And when आवर डायफ्राम मसल, जब हमारा डायफ्राम मसल फिर से रिलैक्स करेगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा, तो फिर से अपना नॉर्मल पोजीशन, यानी कि कैसा पोजीशन? तो डोम शेप्ड पोजीशन को रीगेन कर लेगा। और जब अपना डोम शेप्ड पोजीशन को रीगेन कर लेगा तब क्या होगा कि अब फिर से लंग्स का जो साइज बढ़ गया था ये फिर से घट जाएगा, ये फिर से लंग्स छोटा हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल डिक्रीज, due to which the pressure inside lungs will increase, and the air, the carbon dioxide rich air will rush out through our lungs via bronchiole, bronchi, trachea, glottis, nostril, nose। इसके द्वारा जो है रस आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यही जो है सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो दोनों प्रोसेस हो रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हमारा डायफ्राम मसल। और डायफ्राम मसल एक ऐसा मसल है जो कि हमारे बॉडी का इनवॉलंटरी मसल है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है जी। जस्ट इमेजिन कि अगर ये हमारे कंट्रोल में होता तो हम लोग तो बहुत सारा चीज दिन में भूल जाते हैं, अक्सर होमवर्क बनाना भूल जाते हैं। जैसे आज हम होमवर्क दिए थे आपको, आप भूल गए होंगे होमवर्क बनाना। तो जस्ट इमेजिन कि अगर डायफ्राम मसल हम लोग कंट्रोल कर रहे होते, ये हमारे हाथ के मसल्स के जैसा हमारे कंट्रोल का मसल होता, जैसे हम लोग इसको मूव करते हैं हाथ के मसल्स को, तो उसी तरह से डायफ्राम मसल हमारे कंट्रोल का होता, तब क्या होता? सांस लेना भूल जाते हैं हम लोग। अक्सर न्यूज में ऐसा खबर आते रहता कि सांस लेना भूल गए कुछ लोग, उसकी वजह से उन लोगों की मौत हो गई। इट वुड हैव बीन द न्यूज if the diaphragm muscle would have been a voluntary muscle,
बट थैंक्स टू गॉड इट इज इनवॉलंटरी मसल। यह इनवॉलंटरी मसल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये जो है अपने आप हो रहा है। सो अभी हम लोग इतना पढ़े मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। नेक्स्ट हम लोग को जानना है कि हम लोग पढ़े थे कि रेस्पिरेशन इज नॉट ओनली द ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द ब्रीदिंग, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज वेल एज द बर्निंग ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में बर्निंग ऑफ फूड पढ़े थे, इसके बाद आज हम लोग ब्रीदिंग पढ़ लिए जो कि रेस्पिरेशन का मैकेनिकल पार्ट था। एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें इम्पोर्टेंट, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि हमारे बॉडी में गैसेज एक्सचेंज कैसे होते हैं, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज को भी हमारे बॉडी में नाम दिया गया है रेस्पिरेशन का। एक्सचेंज ऑफ गैसेज व्हेन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, इट कैन आल्सो बी नेम्ड एज रेस्पिरेशन। और on the basis of exchange of gases, respiration is of two types। respiration को दो टाइप में कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के आधार पे। एक को कहा गया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसी का एक और नाम दिया गया है सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग को इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो आते हैं जरा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में, इसको समझना है। अभी जो है ऑक्सीजन रिच्ड एयर, वैसा एयर जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट है भरा हुआ, वो एयर अभी किसके पास है? तो एल्वियोलाई के पास है। जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है उसमें भर गया एयर जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच्ड एयर है, ये मौजूद है किसके पास? तो एल्वियोलाई के पास। अब क्या होगा कि एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई के चारों तरफ मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई के चारों तरफ मौजूद हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिनमें की होता है ब्लड। और जो ब्लड है, जो एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उसमें जो ब्लड प्रेजेंट है उसके पास पहले से मौजूद है, उस ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड, उस ब्लड में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड एयर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आया है ये हम लोग आगे जानेंगे। अभी बस मान लीजिए कि वो ब्लड में है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक एक्सचेंज होगा। ब्लड जो है जिसके पास अपना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, ब्लड के पास मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वियोलाई के पास मौजूद था ऑक्सीजन रिच्ड एयर। तो ब्लड जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा एल्वियोलाई को, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा किसमें? तो एल्वियोलाई में। और जो एयर मौजूद था जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट था, उसमें से ऑक्सीजन चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसमें? तो ब्लड में। अब हमारे ब्लड को कैसे पता चलेगा कि सिर्फ ऑक्सीजन ही है? जब भी हम लोग ब्रीद इन करते हैं उसमें तो बहुत सारे गैसेज हैं जी, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं होता है। तो हमारे ब्लड को कैसे पता चला कि उसमें ऑक्सीजन को ही सिर्फ हमको लेना है? तो उसके लिए हम लोग को जानना है कि हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता था, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने का एफिनिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ सकता है।
और जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ेगा तो एक टेम्पररी कंपाउंड बनेगा जिसका नाम हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ऑक्सी, हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर नाम बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह एक टेम्पोररी कंपाउंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का। तो हुआ क्या, जरा फिर से समझते हैं कि जो ऑक्सीजन रिच्ड एयर मौजूद था एल्वियोलाई के पास, ओ उसमें से एयर में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और ब्लड के हीमोग्लोबिन में जाके जुड़ गया और अब एक टेम्पररी कंपाउंड बना जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बदले में जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था वो चला गया कहां पर, तो एल्वियोलाई में। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद था, इस पे हम लोग वापस आएंगे अभी फिर से। अभी हम लोग आगे जानते हैं। अब समझिएगा कि अब जो है ब्लड के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन, कौन से फॉर्म में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब ब्लड क्या करेगा, तो ब्लड के पास ऑक्सीजन है जी, ब्लड के पास ऑक्सीजन मौजूद है। कौन से फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में मौजूद है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक टेम्पररी कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ के बनता है। तो वही जो है हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन को ले लिया, तो ब्लड जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को ले लिया, यानी कि ब्लड के पास ऑक्सीजन मौजूद है। अब क्या होगा कि ब्लड जो है हर एक सेल्स तक पहुंचेगा उस ऑक्सीजन को ले करके, और सेल्स जो है इस ब्लड को बोलेगा कि ऑक्सीजन हमको दे दो, ये ऑक्सीजन इससे ले लेगा भाई। कौन, तो सेल्स। यानी कि ब्लड से जो ऑक्सीजन था, ब्लड के पास जो ऑक्सीजन मौजूद था वो कहां पर डिफ्यूज होकर चला जाएगा, तो सेल्स के पास। यानी कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आया था ऑक्सीजन वो चला जाएगा सेल्स के पास। अब सेल जो है इस ऑक्सीजन का यूज करेगा। सेल के अंदर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता था क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तब क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होता था, एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता था तब क्या होता था, वन सेक, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होता था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज कौन करेगा, तो सेल्स रिलीज करेगा। सेल्स जो है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा फूड के बर्निंग के लिए, और फूड जब बर्न होगा तो बदले में प्रोड्यूस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल्स के पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स क्या करेगा, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा ब्लड को। सेल्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कौन ले लिया, तो ब्लड ले लिया। और अब ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तब फिर से एक टेम्पररी कंपाउंड बनेगा, फिर से हीमोग्लोबिन ही जुड़ेगा इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ब, ऑक्सीजन का ऑक्सी, और हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन, और तब एक कंपाउंड बना जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा ब्लड के हीमोग्लोबिन में तब कहलाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से समझिएगा, ब्लड लेके आया किसको, तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को किस फॉर्म में लाया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ऑक्सीजन किसको दे दिया, तो सेल्स को। सेल्स क्या किया, तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया रेस्पिरेशन में, बर्निंग ऑफ फूड में, और बदले में क्या प्रोड्यूस किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस किस में चला गया, तो ब्लड में। यानी कि ब्लड दिया सेल्स को ऑक्सीजन और सेल्स दिया ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ किसके किसके बीच में, तो ब्लड के बीच में और सेल्स के बीच में।
इन सब जगहों पर हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ कैरियर। हीमोग्लोबिन काम करता है कैरियर का। कैरियर कहने का मतलब ढोने वाला, कैरी करने वाला। एग्जाम्पल देते हैं आपको, समझिएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस आएगा। एग्जाम्पल सुनिएगा कि सपोज अगर दानापुर से गांधी मैदान कोई बस जा रही है, तो उस बस के आगे लिखा हुआ रहता है कि बस कहाँ जाएगी, तो गांधी मैदान जाएगी। इफ आई आस्क टू द कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर से पूछे कि कहाँ की बस है, तो वो जवाब देगा कि गांधी मैदान की बस। और वो बस गांधी मैदान के लिए पैसेंजर ले रही है और गांधी मैदान पहुंचेगी, वहां पर सारे पैसेंजर्स को उतारेगी और उधर से वापस वही बस मुड़ जाएगी। अब वहां से अब अपना आगे का बोर्ड बदल लेगी, अब दानापुर का बोर्ड लगा देगी। अब वही बस के कंडक्टर से अगर पूछा जाए कि अब बस कहाँ जाएगी, देन द आंसर विल बी कि बस जाएगी दानापुर, वापस आएगी दानापुर अपना पैसेंजर को लेकर के। का बस मतलब इतना है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो बस है, हीमोग्लोबिन जो है वो कैरियर है। हीमोग्लोबिन ही वो कैरी कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। और जैसे जब बस जा रहा था गांधी मैदान, तब वो गांधी मैदान का बस कहला रहा था। जब बस वही वापस गांधी मैदान से आने लगा दानापुर की ओर, तब वो बस कहलाने लगा कि दानापुर की बस है। इन द सेम वे हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके जा रहा है सेल्स तक। हीमोग्लोबिन कैरियर है, वो बस है, ऑक्सीजन उसका पैसेंजर है। ऑक्सीजन को अपना गाड़ी में बैठाया, हीमोग्लोबिन कैरी करके ले गया, कहां तक? सेल्स तक ले गया। सेल्स के पास जो हीमोग्लोबिन है जो ब्लड के अंदर मौजूद है, वो ऑक्सीजन को उतार दिया, पैसेंजर को उतार दिया। ऑक्सीजन उतर गया भाई, कहां? तो सेल्स के पास। अब सेल्स जो है बदले में इसको, सेल्स के पास जो पहले से पैसेंजर था वो था कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सेल्स जो है उस ऑक्सीजन का यूज करके प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से फिर से उसी में ब्लड में, यानी कि ब्लड के हीमोग्लोबिन में कंबाइन कर जाएगा। यानी कि फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन का सवारी करेगा। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब लेके आएगा कौन? तो हीमोग्लोबिन। अब बस का नाम बदल के हो गया, यानी कि हीमोग्लोबिन का नाम बदल के हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि अब लेके आ रहा है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे बॉडी में? तो हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर का काम करता है। ट्रक वगैरह पे आप लिखा हुआ देखे होंगे गुड्स कैरियर, सामान ढोने वाला। गुड्स मतलब सामान, वही कैरी करने वाला। तो यही कैरियर का काम करता है हीमोग्लोबिन। मतलब कि हमारे ब्लड में अगर कभी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, जैसे छोटे बच्चों को जब निमोनिया होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। निमोनिया नहीं, शायद अनीमिया उसको कहते हैं, अनीमिया या निमोनिया ऐसा ही कोई बीमारी तो होता है। तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा अगर, तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा। हमेशा जो है आपको थकान महसूस होगा, हमेशा थकान महसूस होते रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग को जानना था कि 2 बार एक्सचेंज हुआ। ये एक्सचेंज को समझिएगा। एक बार एक्सचेंज हुआ है ब्लड और सेल्स के बीच में। ब्लड जो लेके आया था किसको? तो ऑक्सीजन को। कौन से फॉर्म में? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अपना ऑक्सीजन को किसको दे दिया? तो सेल्स को। सेल्स क्या करेगा इस ऑक्सीजन को? तो यूज करेगा और प्रोड्यूस करेगा एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से चला जाएगा ब्लड में। कौन से फॉर्म में? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। यहाँ पर एक एक्सचेंज आपको दिख रहा होगा ब्लड और सेल्स के बीच में।
इस एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेकंड हम लोग पढ़े थे इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, यही तो है सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेल्स के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, सेल देता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को, और ब्लड देता है बदले में ऑक्सीजन सेल्स को, तभी हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद जानना था, वापस आइए, अब ब्लड किसको लेके आ रहा है? अभी हम आपको बतलाए थे कि ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेके आ रहा है? तो देखिए, सेल्स दिया था उसको, सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड दिया ब्लड को, और ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया लंग्स में, लंग्स में जहां पर एल्वियोलाई मौजूद है। और अब क्या करेगा? तो ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो दे देगा एल्वियोलाई को, और बदले में एल्वियोलाई के अंदर जो एयर भरा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीजन चला जाएगा किसमें? ब्लड में। यही वाला ऑक्सीजन को लेके तो ब्लड गया था आगे, पहले ही प्रोसेस हुआ होगा, बाद में ही, लेकिन समझ में पहले ही आता है हम लोग को, बाद में ही आता है। पहले इंटरनल समझिए फिर एक्सटर्नल। जबकि हुआ था रियल में कौन पहले? तो एक्सटर्नल हुआ था। पहले एल्वियोलाई के अंदर जो एयर भरा हुआ था उसमें ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन को जोड़ लिया ब्लड। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, जिसके कारण ब्लड रेड होता है, हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन जुड़ गया, तब एक टेम्पररी कंपाउंड बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही आगे गया था ब्लड सेल्स तक। तो ये जो हुआ, ब्लड जो है ऑक्सीजन को रिसीव किया, ले लिया, कहां से? तो जो एल्वियोलाई में मौजूद था, और बदले में एल्वियोलाई को क्या दे दिया? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पहले से एयर का कुछ पार्ट बचा हुआ था, हम सारे गैसेज तो नहीं न ले लिए थे, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन उसमें थोड़े ना होता है, उसमें तो बहुत सारे गैसेज होते हैं। तो जो बाकी जो गैसेज है अभी एल्वियोलाई में बाकी रह जाते हैं वहीं पर, सिर्फ वहां का जो ऑक्सीजन था वही ब्लड में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन के पास ऐसा कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का, और बाकी जो गैसेज मौजूद होंगे इसमें एयर में, उनको वो जोड़ेगा ही नहीं अपने साथ, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही जोड़ेगा, ऑक्सीजन को ही ले जाएगा। मतलब ये ऐसा बस है जो ऑक्सीजन के लिए रिजर्व किया हुआ है, ऐसे मान के चलिए। तो बाकी पैसेंजर को नहीं बैठाएगा। ढेर सारा पैसेंजर था यहाँ पर, एयर में तो बहुत सारे गैसेज है ना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देयर आर मेनी गैसेज, बट हीमोग्लोबिन सिर्फ किसको? तो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाया, टेम्पररी कंपाउंड बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, और बाकी के जो एयर के गैसेज हैं वो अभी भी एल्वियोलाई में है मौजूद। तो जब ब्लड उसको कार्बन डाइऑक्साइड देगा एल्वियोलाई का, तो अब एल्वियोलाई और एयर जो बाकी था, रेसिडुअल एयर, वो सब मिल जाएगा, और वही एयर हमारे एल्वियोलाई से बाहर चला जाएगा। तब यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज हुआ, किसके किसके बीच का? तो ब्लड और एल्वियोलाई के बीच का, इसको बोला गया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो दिस वाज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन? तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन हो गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है।